अगला हमारा कंजंक्शन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, एज इफ और एज दो। इसको पढ़ो, एज इफ और एज दो। ये हम लोगों ने इसको एक बार और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वहां क्या पढ़ा था, यहां क्या पढ़ना है, दोनों को समझना। दो शब्द हम लोग पढ़ते हैं, इफ आई और आई विश। इफ आई और आई विश का मीनिंग होता है काश। इफ आई और आई विश का मीनिंग क्या होता है, काश। और एज इफ और एज दो का मीनिंग होता है मानो। ये चारों शब्द में एक बात अगर हम करें तो ये कल्पना सूचक बात बताते हैं। काश ऐसा होता, काश मैं पक्षी होती, तो ये हमारी क्या है, डिजायर है, कल्पना है एक। तो ये दोनों ही इमेजिनरी के वर्ड है। मानो, वो तो ऐसे व्यवहार करता है मानो कंपनी का बॉस हो। एक पार्षद तो ऐसे व्यवहार करता है जैसे मानो कहीं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो। तो बात यहाँ मानो शब्द में भी क्या है, मानो, कल्पना है। तो ये चारों शब्द की स्पेशलिटी क्या है, ध्यान से समझना। ये दो शब्द जो होते हैं ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आते हैं, लेकिन ये दो शब्द जो आते हैं वो मिड ऑफ द सेंटेंस आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। अब आप बताइए, वाक्य के बीच में आएंगे तो क्या करेंगे, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे, और जिनको जोड़ेंगे वो किसी ना किसी अपने को टेंस में मिलते हैं। तो सबसे पहले तो एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब देखेंगे और ऑब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद आएगा कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद वापस से क्या मिलेगा, एक और सेंटेंस। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कहां से मिलती है। अब यहां पर यह बोला जाता है रूल में कि जो सब्जेक्ट है ये किसी भी नंबर, पर्सन और जेंडर का हो सकता है। नंबर, पर्सन और जेंडर का मतलब किसी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, राम आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट तो कोई भी आ जाएगा, पर इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा पास्ट टेंस की होती है बेटा। कौन सी होती है, हमेशा पास्ट टेंस की। अब पास्ट टेंस में अगर बात करें तो बी वर्ब होती है, वॉज वर्ब। बी वर्ब क्या होती है, तो आपको यहाँ पर वॉज आंसर नहीं लिखना है, क्या आंसर लिखना है, वर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वर आएगा। अब बोले मैडम आपने बोला यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट किसी भी नंबर, पर्सन, जेंडर का हो सकता है, पर यहाँ तो आप पर्टिकुलर क्या बता रहे हो, आई। तो क्या यहाँ का सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, क्या क्या आई ही आएगा। तो बेटा आई जब हम काश लगाकर बोले तो ज्यादा अच्छा है कि खुद को बोलो, काश मैं। जैसे मेरे मन में डिजायर आई, काश मैं पक्षी होती। तो ये मेरे मन में डिजायर है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे, हाँ मैडम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, एक नंबर, बढ़िया, कीप इट अप, लगे रहो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इससे ज्यादा आप मुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर मैं यही बात सब्जेक्ट बदलकर सामने वाले को बोल दूं, बेटा काश तुम पक्षी होते, तो नहीं बोलता मैडम मैं काय को होता, तुम ही होते ना, हम काय को होते जबरदस्ती। तो इसमें विवाद की स्थिति हो जाती है। इसीलिए कभी भी ज्यादा अच्छी बात है कि काश लगाकर जब भी बोलो तो खुद पर बोलो, काश मैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपको काश लगा के बोलना है तो इफ आई या आई विश का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट तो इसमें आई दिख रहा है, वर्ब लगाने का काम हमारा, इसी को एग्रीमेंट बोलते हैं हम, वर्ब एग्रीमेंट। तो बेटा यहाँ पर ना, यहाँ भी आने वाली जो वर्ब है वो वर ही होती है। जैसे इफ आई वर अ क्वीन, काश मैं रानी होती। आ जाते हैं ना कई बार ऐसे ख्याल, काश मेरे पास भी फॉर्च्यूनर होती, है ना। तो यहां पर भी हमारे अंदर काश की बात आ गई। तो काश को क्या बोलते हैं, इफ आई और आई विश। फिर वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं, फिर उसमें वर्ब अपने हिसाब से लगाते हैं। तो यहां पर जब हम काश मैं ऐसे होती तो वर्ब लगाना है, और यहां पर भी आपको मानो जब भी बोलना है तब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो वर ही आएगी। बी वर्ब होती है 5, इज, एम, आर, वॉज, वर, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, तो वर लगेगा। बन जाएगा इतना। देखेंगे बेटा, ही बिहेव्ड एज इफ ही ब्लैंक द बॉस ऑफ द कंपनी। वो उसने ऐसे व्यवहार किया कि मानो वह कंपनी का बॉस हो। तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी 4, तो उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा,
तो जो पास्ट टेंस की वर्ब होगी और उसमें से भी वर्ब, WERE, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं। हाँ, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, बिकॉज और इन ऑर्डर दैट। ध्यान से समझना, बिकॉज का मीनिंग सबको मालूम है, क्योंकि। क्योंकि शब्द में क्या है, कारण। तो ये तो कारण बताने के लिए। आपके थोड़ा सा ये शब्द आपको एक नया दिख रहा है यहाँ पे, इन ऑर्डर दैट, है ना। आपको पूरे ग्रामर में एक वर्ड मिलेगा इन ऑर्डर दैट और एक वर्ड मिलेगा इन ऑर्डर टू। दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट कंजंक्शन है इसीलिए इस चैप्टर में मिला, टू प्रीपोजिशन है तो ये अगले चैप्टर में मिलेगा, प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तब। अब बात यहां पर ये आ रही है कि मैडम अगर दैट और टू में से हमें कैसे पता चलेगा कि दैट कहां सही है और टू कहां सही है, क्योंकि कई पेपरों में ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, इन ऑर्डर दे दिया और ब्लैंक दे दिया और 4 ऑप्शंस के साथ, तो दैट भी ऑप्शन में था, टू भी ऑप्शन में था और 2 ऑप्शन कोई और दे देता है। तो यहां तो इन ऑर्डर दैट भी करेक्ट है और इन ऑर्डर टू भी करेक्ट है। अब दैट और टू में भी तो हमें अंतर पता होना चाहिए ना। तो सीधी सीधी बात बोलो, दैट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। सुनते जाना, 2 सेंटेंस को आपस में, तो ये जब जोड़ेगा तो इसके बाद एक और सेंटेंस आएगा और सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब जहां भी आपको पूरा पूरा सेंटेंस मिले वहां दैट लगेगा, इन ऑर्डर दैट बनेगा। लेकिन जहां पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो आपको स्ट्रक्चर पता होता है कि टू के साथ वर्ब का बनता है ना। दोनों की पहचान ये है। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है ताकि। मीनिंग क्या होता है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ 10th 11th और 12th क्लास में। हम लोग वहां पर सो दैट पढ़ते थे बेटा। आपसे जानना चाह रही हूं, आपने अपने स्कूल लेवल पर कौन सा सो दैट पढ़ा है? झूठ नहीं बोलना, विद्या माता पास में रखी है आपके, है ना। सो दैट आपने स्कूल लेवल पर कौन सा वाला सो दैट पढ़ा है? सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या करते थे, वेरी को हटाते थे और सो को लगा देते थे और दैट लगा के दूसरे वाक्य को, 2 सेंटेंस आता था। पहले सेंटेंस में वेरी वर्ड यूज होता था, तो हमको टीचर सिखाते थे जहां भी वेरी दिखेगा उसको हटाना और वहां सो लगा देना और दैट लिख के दूसरे वाक्य को जोड़कर एक पूरा क्लॉज बना देना, एक पूरा सेंटेंस बना देना, तो वो करेक्ट भी आते थे, फुल मार्क्स मिलते थे। तो बेटा ये जो सो है इसका मीनिंग होता है ऐसा या इतना, और दैट का मीनिंग की। तो यहां कंजंक्शन बनता है दैट, यहां कंजंक्शन क्या बनता है, और ये सो बनता है एडवर्ब। जब इस टाइप का पैटर्न आए तो सो एडवर्ब है और दैट क्या है, कंजंक्शन, तो दूसरा वाक्य जुड़ेगा बाद में। तो यहां पर हम लोग मीनिंग ऐसा निकालेंगे, उसने इतने अभद्र तरीके से व्यवहार किया कि हर किसी ने उसे नापसंद किया, इतना की। So rudely did he behave that everybody disliked him। तो ये so that का पेयर हो गया। ये ऊपर वाला so that नहीं पढ़ा बेटा आप लोगों ने, पढ़े थे? नहीं पढ़े। ये वाला so that खुद ही कंजंक्शन हो जाता है पूरा पूरा, 2 वाक्य मिलेंगे और so that ऐसा एक साथ मिलेगा। इसका मीनिंग होता है ताकि। आप बोले मैडम आप अच्छा खासा इन ऑर्डर दैट पढ़ा रहे थे, इन ऑर्डर दैट पढ़ाते पढ़ाते आपको सो दैट की याद क्यों आ गई? अब ये भी पॉइंट आता है ना। तो बेटा जो 11th 12th का सो दैट होता है वही कंपटीशन का इन ऑर्डर दैट होता है। जो हम लोग 11th 12th में सो दैट बोल रहे हैं ना, आप लोग नहीं पढ़े हो। मैं बहुत बच्चों से पूछती हूँ, बामुश्किल 1 या 2 ही बच्चे बता पाते कि हाँ मैडम हमने पढ़ा है। आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया ही नहीं क्या बेटा? मुझे अच्छे से याद है, मैंने दोनों सो दैट पढ़े हैं। और पढ़े भी कैसे है, वो हमारे समय में वो आती थी परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बोध, हिंदी मीडियम, तो उसी के भरोसे पास करते थे बेटा पेपर। तो वहां मेरे को दोनों सो दैट मिले और मैंने दोनों सो दैट वहां पे पढ़े हैं। अब बच्चे आप लोग बताते हो कि मैडम हमने नहीं पढ़ा, हमने नीचे वाला पढ़ा। नीचे वाला तो सबका फेवरेट होता था, सो दैट और इफ अनलेस, हो गया पेपर पास, ऐसे तो पढ़े ना। पर आप अगर अच्छे से अपनी ग्रामर को उस समय में पढ़ते ना बेटा,
तो ये सो दैट भी हमने पढ़ा है। और हमको तो एक चीज और इसमें प्लस बताते थे हमारे टीचर कि इसके बाद हमेशा जो दूसरा वाक्य जुड़ता है उसमें मे मॉडल का यूज करते हैं। हमने उस लेवल का तक का पढ़ के रखा था। 11th 12th की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे। तो बाद में हमने जो सीखा, बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है, इन ऑर्डर दैट। जो सो दैट है वही इन ऑर्डर दैट। अब ताकि शब्द में क्या छुपा है ये बताओ। क्योंकि में तो कारण, ताकि में उसने कड़ी मेहनत किया ताकि वो परीक्षा में पास हो सके। तो इसका क्या है, कड़ी मेहनत करने के पीछे उद्देश्य, पर्पस। तो ये आपका क्या बता रहा है, कारण। बिकॉज क्या बता रहा है, लेकिन ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, उद्देश्य बता रहे हैं। उद्देश्य को क्या बोलते हैं बेटा, पर्पस बोलते हैं। तो जब भी हमें पर्पस बताना हो तो इन ऑर्डर दैट का यूज किया जाता है, और जब हमें कारण बताना हो तो बिकॉज का यूज किया जाता है। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स लिख रही हूं, देख के बताना किसमें बिकॉज आएगा और किसमें इन ऑर्डर दैट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटा, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ब्लैंक, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। फेल होने का क्या होता है, कारण या उद्देश्य? उद्देश्य बोले फेल होने का नहीं ना, कारण। तो कारण कौन बताएगा, हाँ अच्छा, उसने कड़ी मेहनत किया ताकि वह जॉब ले सके। तो क्या बोलोगे, इन ऑर्डर दैट। अब सोच के देखो बेटा, जिसको ये मीनिंग नहीं मालूम कि इसका मीनिंग ताकि निकलेगा, वो तो ये बोलेगा इन यानी में, ऑर्डर यानी आदेश या क्रम, और दैट यानी कि। अब लगाओ, आदेश में की, क्रम में की, जबकि मीनिंग क्या जा रहा है, और वो उद्देश्य बताने के लिए यूज में लाया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स पेपर में मिलेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर। वर्ग 1, वर्ग 2 और आपका वर्ग 3 में भी अभी मिलेगा। एसएससी के स्टेनोग्राफर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ईएसबी के किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन परमानेंट आता है। कौन सा क्वेश्चन है बोले मैडम, ध्यान से सुनिएगा। नो सूनर, इसका जो पेयर बनता है वो क्या बनता है, THAN, देन। एक देन ये होता है और एक THEN होता है। वो EN एडवर्ब होता है, एडवर्ब वाक्य नहीं जोड़ता बेटा, कंजंक्शन जोड़ता है। तो नो सूनर का पेयर क्या बनेगा, देन। अब इसका मीनिंग, ही नहीं और, हम घर से निकले ही नहीं और बारिश शुरू हो गई, हम स्टेशन पहुंचे ही नहीं और ट्रेन छूट गई, टीचर क्लासरूम में आए ही नहीं और बच्चे शांत हो गए, चुपचाप हो गए। तो ऐसे करके जितने भी सेंटेंसेस हमको नो सूनर देन के बोलना होता है, तो हम वो ऐसे ही नहीं और वाले बोलना होता है तो हम नो सूनर देन को लगाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर चलिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, हम स्टेशन पहुंचे ही नहीं और ट्रेन छूट गई। सबसे पहला काम पता क्या करिएगा, जैसे आपको नो सूनर दिखे तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, देन। देन इसका पेयर है, हम आपको हर बार बोलते पहला पेयर फाइंड कर लो। तो पहला काम ये करना, गलती मिलना होगा ना तो यही मिल जाएगी, THEN लिख कर दे देगा या WHEN लिख कर दे देगा, वैन। हमने कंजंक्शन में आपको बताया है कि वैन किसका पेयर होता है, हार्डली, स्केर्सली और रेयरली का। तो नो सूनर का वैन पेयर नहीं होता, नो सूनर का पेयर और THEN भी नहीं होता। अब पहला काम तो ये कर लेना। अब आपको सेकेंड अटेम्प्ट पता क्या करना है, काम की बात सुनिएगा। कंजंक्शन किसे कहते हैं, जो वाक्य को जोड़ेगा। तो हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन कौन है, तो बोले मैडम जब देन कंजंक्शन है तो नो सूनर क्या है, नो सूनर की पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। अब आप ये बताइए, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। तो ये बैठता कहां पर है, जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले। एडवर्ब की पोजीशन ही होती है, जो जिसको मॉडिफाई करेगा उसके पहले बैठेगा। तो वर्ब यहां पर क्या है, ये मेन वर्ब है, तो कायदे से इसकी पोजीशन ये होना चाहिए। इसको एक स्टोरी में बताऊं, आपको स्टोरी पसंद आएगी, ठीक। क्या होता है बेटा, एक बंदा है एडवर्ब,
इसको हम बना रहे हैं ब्रांच मैनेजर बैंक का, एसबीआई बैंक का ब्रांच मैनेजर। तो जब ये एसबीआई बैंक मेन ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है तो काम कहां करेगा? मेन ब्रांच में। अब ये है एसबीआई बैंक, कौन? ये मेन वर्क, ये एसबीआई बैंक का मेन ब्रांच है। तो मैनेजर का काम होना चाहिए यहां बैठो, अपने बैंक में जाओ, काम करो, विशेषता बताओ। तो बोले ये वाली पोजीशन को आप क्या नाम देंगे? हम देंगे छिंदवाड़ा शहर। छिंदवाड़ा में मेन ब्रांच है तो छिंदवाड़ा में रहो और अपना काम करो। पर ये बंदा क्या हुआ बेटा, कुछ समय तक तो छिंदवाड़ा में बैठा रहा रहा रहा, फिर इसने देखा कि छिंदवाड़ा तो एक प्रकार से एजुकेशन हब बन गया है और जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है और लगे तो शहरी क्षेत्र भी है, वो सब कहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं? छिंदवाड़ा में। तो बेटा, और वो आ रहे हैं तो एक एक दो दो को अपने साथ में भी आ रहे हैं, तो छिंदवाड़ा हो गया है भयंकर क्राउडेड सिटी। और वैसे ही एसबीआई बैंक, वहां भी रात दिन ये क्या देख रहा है? सिर्फ क्राउड। तो ये ना यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गया, बोर हो गया और कहता है मेरे को अब यहाँ पर छिंदवाड़ा शहर में नहीं रहना, मेरे को ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। बेटा, पहला एकमात्र बंदा देखा मैंने जो कहे कि हमको छिंदवाड़ा अच्छा नहीं लगता। आप में से कोई बोलेंगे हमको छिंदवाड़ा अच्छा नहीं लगता? छिंदवाड़ा के जैसा क्लाइमेट, छिंदवाड़ा का पानी सब बहुत अच्छा है बेटा। और एक चीज और हमने सुने कि छिंदवाड़ा में यदि कोई जॉब के पर्पज से भी आया है तो वो खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ वो सीख कर करके जाता है। अभी देखो ना, पंजाब में बाढ़ आ रही है, सब जगह बाढ़, भूकंप चल रहा है और हम लोग गधे घोड़े बेच के सोते हैं रात को और सुबह भी आराम से उठते हैं, कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि भौगोलिक स्तर भी ऊंचाई पर है। सब बात से एक नंबर है अपना छिंदवाड़ा। पर ये एक अकेले बंदे को मैंने देखा है जो बोलता है छिंदवाड़ा अच्छा नहीं है, मेरे को क्राउडेड सिटी में नहीं रहना। तो भैया कहाँ रहना है? ये उसने अपना सामान उठाया बेटा और ये जाके इधर आके बैठ गया सिल्लेवानी घाटी में, एकांत में। ज्यादा चे चे पे नहीं होना, बोले बहुत परेशान हो गया हूं। अच्छा, दूसरी कोई ब्रांच में होता तो थोड़ा सुकून भी मिलता है, एसबीआई का मेन ब्रांच है बेटा, तो वैसे ही बंदा प्रताड़ित है एक प्रकार से। पर हम कह रहे भैया देखो बेटा, इसकी पोजीशन यहाँ थी नो सोनर, इसको यहाँ बैठना था, एडवर्ब बनना था, वर्ब की विशेषता बताना था। इसने अपना सामान उठाया और सामने जाके बैठ गया, मतलब छिंदवाड़ा शहर से ये कहाँ चला गया? सिल्लेवानी घाटी। तो भैया चले तो गए, वो काम क्या करोगे? खाओगे पियोगे क्या? अरे चले जाने से नहीं होता ना बेटा, काम भी तो करना पड़ेगा ना, क्या करोगे? तो दो प्रकार की बातें आती है, या तो चुपचाप वापस आ जाओ, अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, मैनेजर का सैलरी अच्छा होता है बेटा, और बढ़िया जॉब है, रिस्पेक्ट है तुम्हारा, और नहीं तो फिर दूसरा काम ये करो कि जहां रह रहे हो वहां के हिसाब का काम करो। तो सिल्लेवानी घाटी में क्या काम है? खेतीबाड़ी.com। और क्या कर सकता है? तो हमने बोला भैया खेतीबाड़ी कर लो, किसान बन जाओ। मतलब किसान बनना मतलब यहां पर समझना, अपनी जगह इसकी ये थी, ये एडवर्ब का जगह वर्ब की विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले बैठ गया। इसने अपना सामान उठाया और ये कहां चला गया? सामने। सामने गया तो किसके सामने गया? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो भैया अगर तुम नाउन प्रोनाउन के पहले जाके बैठ रहे हो तो यहाँ आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताओ और क्या बन जाओ? एडजेक्टिव बन जाओ। तो आप ये बताइए, एडजेक्टिव का रैंक और एडवर्ब के रैंक में बड़ा कौन है? एडवर्ब। एडजेक्टिव का रैंक और एडवर्ब के रैंक में बड़ा एडवर्ब है, छोटा एडजेक्टिव है। मैनेजर का रैंक और किसान के रैंक में बड़ा रैंक किसका माना जाएगा? मैनेजर का। बोलने में अच्छा लगता है जय जवान जय किसान, किसान अन्नदाता होता है। किसान से पूछो बेटा उसकी मरण कितनी होती है, रात दिन खेतों में पसीना बहाता है, पूरी फसल तैयार करता है और एक बार मौसम बिगड़ा और पूरा साफ। और मैनेजर को तो पता ही है कि हर महीने की 1 तारीख को योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपीस फलाना फलाना फलाना। तो सुकून वाला जीवन है ना मैनेजर का। तो हमने बोला कि तुम सिल्लेवानी घाटी में जा रहे हो तो वहां पे जाके किसान बन जाओ। तो किसान का रैंक मैनेजर के रैंक से छोटा है, तो ये बोलता है नहीं मैं किसान नहीं बनूंगा। कोई भी अपना या तो प्रमोशन पसंद करेगा बेटा, या तो सेम पोस्ट में बने रहना। कोई भी अपना डिमोशन पसंद नहीं करेगा। ये यहाँ था तो एडवर्ब था, वहां जाके बैठा है तो हम बोल रहे हैं तुम एडजेक्टिव बन जाओ। तो एडजेक्टिव मतलब छोटा पोस्ट, बनने को तैयार, साफ मना कर दिया नहीं बन रहा भैया मैं।
मुझे नहीं बनना। तो हमने बोला फिर क्या करें, चुपचाप अपनी जगह वापस आओ। एडवर्ब बनना है ना, बोले हाँ। मैनेजर बने रहना है ना, बोले हाँ। चुपचाप अपनी जगह पे वापस आओ। बोलता नहीं, बैठना तो वही है उसी जगह पर सिल्लेवानी घाटी में, और बने रहना है क्या, मैनेजर। बने क्या रहना है, मतलब बैठना वही है सब्जेक्ट के पहले, और बने क्या रहना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो हमने बोला फिर हम क्या करें, तो पता है क्या बोल रहा है, क्या करना है। ये जो एसबीआई का मेन ब्रांच है ना, बोले ये मेन वर्ब, ये मुझे यहां लाके दो। कहा, सिल्लेवानी घाटी। पूरा का पूरा मेन ब्रांच उठाओ और उसको कहां लेके दो, सिल्लेवानी घाटी में। तो हमने बोला भैया तुम अकेले एकमात्र बंदे थोड़ी ना हो जिससे बैंक चलता है। बैंक में तुम हो मैनेजर, तुम्हारा मन वहां करने का बैठ रहा, तुम बैठ गए, चलो ठीक है। बाकी के कर्मचारी, कैशियर्स, पीओ, ये भी आ जाएंगे, हो चलो ये भी आ गए। पर जो लोगों का खाता है, अब मान लो एक वृद्ध आदमी को 600 रुपए पेंशन लेने जाना है, तो क्या वो पैसे लगा के पैसे लेने जाएगा, पैसे लगा के पैसे लेके आएगा? 4 दिन में लोग अकाउंट क्लोज करवा लेंगे, भैया हमको नहीं खुलवाना उस बैंक में खाता। तो ऐसे तो बैंक ही बंद हो जाएगा। हम ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कुल मिलाकर बेटा ये हमसे क्या मांग रहा है, बात को समझो। पूरा का पूरा मेन वर्ब यहां मांग रहा है। सब्जेक्ट से पहले कभी भी मेन वर्ब आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद तो हमेशा कौन आ जाता है, और मेन वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, ये आया हुआ है। तो इसने तो भैया बोले अब क्या करें, हमको पूरा मेन वर्ब लाके दो। हमने कहा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम अपनी एक जगह पे वापस आओ, ज्यादा नाटक मत करो। तो बोल रहा है नहीं, बैठूंगा तो यहीं, और बने रहना है मुझे क्या, एडवर्ब ही। तो एडवर्ब बने रहना है तो विशेषता किसकी बताएगा, वर्ब की। तो ये बोल रहा है मेरे लिए कुछ तो कर लो भैया, मेरे को छिंदवाड़ा शहर में वापस नहीं आना, यहीं बैठना है। तो हमने बोला चलो भैया, कोरोना ने हमको ये भी सिखाया वर्क फ्रॉम होम, तुमको नहीं आना ना, मत आओ। हम पूरा का पूरा मेन ब्रांच तो नहीं दे सकते, पूरा का पूरा मेन वर्ब तो नहीं दे सकते, परंतु जिस भी टेंस में हम होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जा सकती है। प्रश्नवाचक बनते थे इंटरोगेटिव्स, उसमें सब्जेक्ट के पहले कौन जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम अभी किस टेंस में, चेक करिए, वर्ब के कौन से फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म बोले तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो अब हम यहाँ डिड को लाएंगे और नो सूनर को ले जाके देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बंदा वापस आने को तैयार नहीं है, यहां पे जो वी था इसको कर दोगे डिड वी, और ये रीच का ईडी सेकेंड फॉर्म था, जब डिड लग गया तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में। द स्टेशन, देन द ट्रेन लेफ्ट। हम स्टेशन पहुंचे ही नहीं और ट्रेन छूट गई। ट्रांसलेशन भी सेम आएगा, मीनिंग भी सेम निकलेगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले गई तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, ये कहलाती है इन्वर्शन। अब ये इन्वर्शन कब लगता है, जब जब कोई भी एडवर्ब अपनी जगह छोड़ के सामने आता है। तो एक तो नो सूनर में लगता है, और एक तो हार्डली, स्कैर्सली और रेयरली में। इन लोग भी अपनी जगह छोड़ के कहाँ आ जाते हैं बेटा, सामने। तो सामने तो आ जाते हैं, तो किसके सामने आते हैं, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा होता है नाउन प्रोनाउन, तो एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब करता है वर्ब को। तो उसके लिए हम कौन सी वर्ब लाके देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जिस भी टेंस में आप हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाके दी जाती है। क्लियर इतनी बात? तो ये नो सूनर में दो चीजें चेक करना, सबसे पहले तो नो सूनर का पेयर, और दूसरा इन्वर्शन। इन्वर्शन समझ में आया? ठीक है, ये एडवर्ब में भी हम एक बार और पढ़ते हैं इन्वर्शन। क्लियर इतनी बात?